हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के जो साइंस में मॉडल सेट 1 है टर्म 2 के लिए, वो पूरा मॉडल सेट 1 करने वाले हैं। चलिए देखिए, बहुत आसानी से लिखा हुआ है इसमें से। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है ये भी आपको बताना है। यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क होगा जो कि गलती से कुछ और टाइप हो गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है, आंसर है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है। तथा इसका जो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश निहित होता है एक इलेक्ट्रॉन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर का उपयोग करके किस भौतिक राशि को मापा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें से। कि लिखा है, साथ साथ इसमें यह भी लिखा है कि इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। तो देखिए, वोल्ट मीटर को का जो उपयोग होता है वो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है तथा इसे परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, पार्श्व क्रम में। अगर वोल्ट मीटर आया, ठीक है, तो उसको हम लोग समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। या अगर ए मीटर आया तो ए मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा जो होता है वो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, CnH2n माइनस का 2 होता है। जैसे लिखा हुआ है सेम वैसे ही एग्जाम में आपको लिखना है, कोई भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नकरणीय का बहुत सारा उदाहरण है, तो यहाँ पे उदाहरण हम एक ही लिखे हैं, रेशम, आप सूती वगैरह लिख सकते हैं, बहुत सारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। देखिए, उत्पादक उसको बोलते हैं जो अपने वातावरण या परिवेश में से उसको अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। और जो इन सभी चीजों से अपना भोजन प्राप्त करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए। अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, लिखना है परिभाषित करके। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है तो फिर इसमें धारा का मान कितना होगा ये भी निकालने बोला। चलिए देखते हैं, पहले लिखा हुआ क्या है कि जब किसी चालक से 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। इसी में एक और क्वेश्चन जुड़ा गया है। क्या है क्वेश्चन कि अगर आवेश का मान 500 कूलम ले लें और समय यदि 10 मिनट ले लें तो उससे कितना धारा का मान प्रवाहित होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, Q का मान 500 कूलम लिख दिए, ठीक है। समय आपको मिनट में दे रखा है 10 मिनट, इसको सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुना कर दिए तो समय कितना हो गया आपका, 600 सेकंड। अब चूंकि धारा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। तो देखिए आगे बना भी दिए हैं, Q के जगह पे रखा गया है 500 और T के जगह रखा गया है 600। जब इसको कटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 0.83 एम्पियर, कितना धारा प्रवाहित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। किसी तार का जो प्रतिरोध होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो देखिए, यहां से आंसर लिखा हुआ है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि यदि क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और यदि क्षेत्रफल घट रहा है तो प्रतिरोध का मान घटेगा। यह तथा होगा। और इसके संबंध में अगर हम लोग संकेत के रूप में लिखे तो जो R होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है इसी में से, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत से बातों पर निर्भर करता है, जिसमें से पहला आपको दे रखे हैं कि चालक की लंबाई, यदि लंबाई बढ़ेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो तो यहाँ लिखा हुआ ही है। चालक की प्रकृति, यदि चालक का प्रकृति भी बदल जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बदल जाएगा। चालक का तापमान,
यदि तापमान भी बदल रहा है तो भी प्रतिरोध का मान क्या होगा, बदलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? जितना भी विद्युत टोस्टर होता है या फिर विद्युत स्त्री जिसे कपड़ा प्रेस करते हैं हम लोग, उसका जो तापन अवयव होता है, जो गर्म होता है, वो मिश्र धातु का ही क्यों बना होता है, शुद्ध धातु का क्यों नहीं बना होता है? तो देखिए, जो विद्युत तापन युक्त टोस्टर या विद्युत स्त्री में चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि शुद्ध धातु, यहाँ शुद्ध ऐसे होगा, शुद्ध धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का मान अधिक होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता का मान अधिक होता है एवं ये अधिक मात्रा में क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसीलिए हम लोग शुद्ध धातु का उपयोग नहीं करके मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखिए। जैसे गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग अधिक करना, ठीक है। यदि हम लोग गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का उपयोग अधिक करेंगे तो पर्यावरण क्या होगा, दूषित उतना नहीं होगा। प्लास्टिक के थैले की अपेक्षा कपड़े के थैले को अधिक उपयोग करना। अगर प्लास्टिक के थैले को हम लोग अधिक से अधिक उपयोग करते हैं तो भी क्या होगा कि बहुत सारे जो कचड़े हैं वो उसमें बहुत सारा कमी आ जाएगा और पर्यावरण कहीं ना कहीं साफ रहेगा। और सभी स्थानों पर यदि कूड़े कचड़े को जमा नहीं किया जाए तो भी पर्यावरण हमारा बहुत साफ रहेगा। तो ये 3 उदाहरण दिए हैं पर्यावरण हितैषी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, समजात अंग किसको कहते हैं, वे सभी अंग जिसकी उत्पत्ति तथा रचना समान है। उत्पत्ति भी समान है और रचना भी क्या है, समान है, परंतु इसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समजात अंग कहते हैं। जैसे मेढक, छिपकली, सरीसृप, पक्षी के अग्रपाद, सबका काम लगभग क्या है, भिन्न है, लेकिन रचना सबका क्या है, एक समान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। देखिए, अपमार्जक किसी भी चीज को साफ करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो पारितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है। जो जीव जंतु मर जाते हैं उसका निपटान करने कौन सहायक होता है, अपमार्जक सहायक होता है। तथा यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करता है। जो चीज मर जाता है उसको अवशोषित करके अपने भोजन के रूप में प्राप्त कर लेता है। तथा यह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, समजात की श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। देखिए, यौगिकों की वैसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब है कि यदि मान लीजिए कोई एल्केन समूह से हम लोग कोई संरचना अगर बना रहे हैं, कोई सूत्र बना रहे हैं, तो उसका प्रक्रियात्मक समूह सब में एक समान होगा या फिर सब में जो वृद्धि होगा वो एक समान होगा। जैसे देखिए, यहाँ CH4 है, तो CH4 के बाद जो CH6 है, इसके बीच जो अंतर आया है वो अंतर कितने का आया है, CH2 का आया है। फिर अगर यदि आप दूसरा बनाइएगा इसमें से संरचना, तो उसमें भी क्या होगा, अंतर CH2 का ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ C2H6 होगा, छूट गया, C2H6। अगला देखिए, C3H10 और C4H10, इन दोनों के बीच भी अंतर कितने का है, CH2 का है। तो इस प्रकार का जो श्रृंखला होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी। मतलब सब में जात एक समान है, या फिर कह सकते हैं कि सब में प्रक्रियात्मक समूह एक समान है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समजातीय श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले श्रेणी क्रम का परिभाषा लिखना बहुत ही इजी है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। जैसे यहां समझिए, यहां देखिए, जैसे पहला प्रतिरोध है तो इसका जो दूसरा सिरा है ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। तो इसी प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। आगे देखिए,
जहां 3 प्रतिरोध हम लोग ले लिए हैं, R1, R2 और R3, और इसमें से एक एमीटर जुड़ा हुआ है, एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ एक विभवांतर भी हम लोग जोड़ दिए हैं भी। ठीक है, सब लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। चूंकि आप ओम का नियम जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि भी जो होता है वो समानुपाती होता था किसका, आई का, भी समानुपाती आई। और जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते थे तो भी बराबर क्या हो जाता था, आई इंटू आर या आर इंटू आई। अब यहां देखिए लिखा है कि भी बराबर, देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से होकर जो विभवांतर का मान होगा वो अलग अलग होगा। विभवांतर का मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे, तो प्रत्येक प्रतिरोध से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग विभवांतर निकालेंगे। पहला वाला प्रतिरोध में विभवांतर होगा V1, दूसरा वाला में V2 और तीसरा वाला में V3। तो पहला विभवांतर जब निकालेंगे तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। तो जब पहला विभवांतर निकाल रहे हैं तो प्रतिरोध भी पहला लेना होगा। ठीक है, और जब दूसरा विभवांतर निकालेंगे तो प्रतिरोध भी दूसरा लेना होगा। ठीक इसी प्रकार देखिए यहाँ लिखा हुआ है V1 बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2 और V3 बराबर I इंटू R3। लेकिन जब तीनों विभवांतर को जोड़ेंगे तो ये टोटल किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। अब देखिए आगे, अब क्या किए, समीकरण 3, 4 और 5 को किस में रख दिए, समीकरण 3, 4 और 5 को जोड़ दिए, V1, V2 और V3 को जोड़ दिए। तो प्राप्त क्या हुआ, I इंटू R1, I इंटू R2 और I इंटू R3। इन तीनों में I कॉमन है, I कॉमन कर लिया गया, और इन तीनों को V1, V2 और V3 को जोड़ने के बाद टोटल क्या प्राप्त होगा, V1। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग पहले से जान रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि V इक्वल टू है किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब देखिए तीनों में जब कॉमन किया गया I, अब चूंकि V बराबर भी फॉर्मूला हम लोग समीकरण 1 में पढ़ चुके थे, I इंटू आर। अब I से I क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो सीधा R बराबर क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए परिपथ में R1, R2 और R3 का मान दिया हुआ है और इसको एक 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित कर दिया गया है। तो परिपथ में कुल धारा कितना होगा ये निकालना है, और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ये भी निकालना है। सॉरी, पहला नंबर में प्रतिरोध निकालने बोला, दूसरा नंबर में धारा निकालने बोला, तीसरा में बोला कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा। देखिए यहाँ पे, तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में बोला है कि कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। चूंकि यह पार्श्व क्रम में जुड़ा है तो पार्श्व क्रम का सूत्र होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए आगे देखिए 1/Rp का 1/Rp तो रहेगा ही। ठीक है, 1/R1 की जगह कितना रख देंगे हम लोग, 5 ओम। देखिए 5 ओम दिया हुआ है, यहाँ देखिए हम लिख भी दिए हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 1/5 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आपका टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसी में बी नंबर में बोला है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान कितना होगा ये पूछा है। देखिए जब प्रतिरोध निकल जाएगा आपका टोटल, यहां से 1/Rp का मान निकाल लीजिएगा इसको सॉल्व करने के बाद। भी का मान आपको दे रखा है 12 वोल्ट और धारा आपसे पूछा है। तो देखिए थोड़ा देर पहले ही हम बताएं कि V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। जब धारा निकालना है तो यह R इधर आ जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R। तो विभवांतर भी आपको दे रखा है 12, प्रतिरोध आप निकाल ही लीजिएगा तो धारा का मान भी निकल जाएगा। इसमें से सी नंबर भी एक क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए I1 बराबर पहला वाला हम धारा निकाल रहे हैं, तो I बराबर फॉर्मूला अभी हम क्या बताएं, I बराबर क्या था V बटे R। तो विभवांतर तो सब में समान रहेगा। पहला वाला हम धारा दिया 5, इसको कटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। दूसरा I2 निकालिएगा तो फिर 12 को ऊपर रखिएगा, 10 को नीचे कर दीजिएगा। I3 निकालिएगा तो ठीक उसी प्रकार 12 को ऊपर रखिएगा और 30 को नीचे कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धातु तथा अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। देखिए धातु तथा अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट करने बोला है। तो एक तरफ धातु लिखा हुआ है, एक अधातु लिखा हुआ है। तो पहला नंबर देखिए
पहला नंबर में बोला है कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाती तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लेकिन अधातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करता ही जल्दी से नहीं है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यह जलीय विलयन में धन आयन बनाता है, जबकि यह जलीय विलयन में ऋण आयन बनाता है। यह अपचायक की तरह कार्य करता है और यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो ये 5 अंतर लिखा हुआ है धातु अधातु के रासायनिक गुण के आधार पर। सेम ऐसे ही लिखिएगा, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। देखिए, आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव या जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, उसे पोषी स्तर कहते हैं। जैसे पादप क्या है, अभी एक उत्पादक है, ठीक। ये क्या करेगा, पादप को खा जाएगा छोटा छोटा कीट को खा जाएगा मेढक को खा जाएगा सर्प, और सर्प को फिर कौन खा जाएगा, बाज, ठीक। तो इस प्रकार जो स्तर बन रहा है, इसी स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि ऊपर दिए गए खाद्य श्रृंखला में जिसमें पादप प्रथम पोषी स्तर है, जिसमें स्वयं पोषी, जिसे स्वयं पोषी भी कहते हैं। इसी में देखिए कि जो द्वितीय पोषी स्तर है उसमें पादप कीट को खा जाता है, और तीसरे पोषी स्तर में मेढक कीट को खा जाता है, और चतुर्थ पोषी स्तर में सर्प मेढक को खा जाता है, और 5वें पोषी स्तर में बाज किसको खा जाता है, सर्प को खा जाता है। तो इस प्रकार जो एक स्तर बन रहा है, इसी स्तर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोषी स्तर बोलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बोला है कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए, तो जो माता पिता के वंशानुगत लक्षण जो संतानों में दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोलते हैं। आगे देखिए, आगे है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, समझाएं। कैसे पता चलेगा कि प्रभावी है और कैसे पता चलेगा कि ये अप्रभावी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम क्या था उसका, ग्रेगर जॉन मेंडल, जैव विकास के वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जैसे गोल, झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, बैंगनी फूल इत्यादि को ले लिया। इसके आधार पर उन्होंने वंशानुगत नियम का प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या किया कि मटर के 2 प्रजाति, लंबे और तथा बौने, दोनों को बीच लिया, उसको संयोग करा दिया। जहां देखा गया कि टी वाला जो था वो प्रभावी था और छोटा टी वाला जो था वो क्या था, अप्रभावी लक्षण वाला था। आगे देखिए, इसके आधार पर एक संरचना बनाया गया है, और इस संरचना में क्या देखा गया कि जब दोनों को अभिक्रिया कराया गया तो नवनिर्मित F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के लक्षण टी तथा, यहाँ छोटी टी होगा, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे उपस्थित है। जब पुनः F1 पीढ़ी को सदस्यों को संयोग कराया गया तो भावी पीढ़ी F2 में दोनों लक्षण गुण अपने अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। जब पहला F1 पीढ़ी में दोनों का संयोग कराया गया तो या तो बहुत लंबा हो गया सब, या तो फिर बहुत छोटा हो गया, मतलब दोनों का गुण किसी एक में नजर नहीं आया, तो उसको प्रभावी लक्षण कह दिया। और जब दूसरे बार में F1 पीढ़ी को सदस्य का संयोग भावी पीढ़ी F2 में दोनों कराया गया तो इन दोनों में क्या हुआ, दोनों का अस्तित्व दिखने लगा, या तो बहुत छोटा हो गया या तो फिर बहुत बड़ा बड़ा होने लगा। तो इस प्रकार का जो लक्षण था, इस वंशानुगत लक्षण को किसने प्रतिपादित किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेट में हम लोग बहुत ही जल्दी। थैंक यू। बस